हेलो स्टूडेंट्स, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले PYQ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमने 78th के पेपर से डिस्कशन स्टार्ट किया है। ये आज का आपका 5th लेक्चर है। इसके पहले आप लोग 4 लेक्चर और देख लीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो एक तरह से कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका रामबाण होता है, ठीक है। यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सही तरीके से डिटेल से डिस्कस करके जाते हैं तो वो आपको एक रास्ता दिखाता है, ठीक है। और उसके बाहर फिर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, कट ऑफ अच्छे से क्लियर होता है, क्योंकि प्रीलिम्स जो है ना वो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने की कहानी है, ठीक है। प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है कि आपको 160 200 ऐसे नंबर लाना है। यहाँ पे आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने के बारे में सोचना है। कट ऑफ से 10 मार्क्स 15 मार्क्स ज़्यादा लाना है ताकि आप एक सेफ जोन में रहें, ठीक है। तो आप लोग का 71st का तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा अगर आप लोग इस पूरे लेक्चर को करेंगे। केवल एक कॉपी आपको बनाना है और उसी में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ रहेगा, ठीक है। बस आपको उस एक कॉपी को पढ़ना है। और एक करंट अफेयर्स के लिए हम पहले भी अपने वीडियो में बता चुके हैं, वो आप एक देखिएगा लेक्चर, और करंट अफेयर का एक अगर कॉपी बनाना होगा तो बना लीजिएगा, वरना सिर्फ लेक्चर देखेंगे तो भी चलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने 3 बार बीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया अभी तक, और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पे भी कार्य किया है, ठीक है। 25 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग 26 नंबर से करेंगे। ये क्वेश्चन कहता है, वेयर वाज द टॉप लीडर ऑफ हमास इस्माइल हानिया assassinated on 31 जुलाई 2024 allegedly in an Israeli एयर स्ट्राइक। हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया का कहाँ पर मर्डर किया गया? असैसिनेशन मतलब जब कोई किसी को मारता है, कोई बड़े व्यक्ति का जब निधन होता है ना, जैसे इंदिरा गांधी, तो उनको किल नहीं किया गया, उनको मर्डर नहीं किया गया, उनका क्या हुआ? असैसिनेशन, हत्या की गई, ठीक है। बड़े व्यक्ति के निधन पे हम लोग वर्ड लिखते हैं असैसिनेशन। तो हमास के जो टॉप लीडर थे उनका इजराइल ने एयर स्ट्राइक, ड्रोन से एकदम एयर स्ट्राइक करके, और उनको कहाँ पे मारा था, किस देश में मारा था? तो ऐसे तो हमास जो है वो एक आतंकवादी संगठन है। कहाँ का? पैलेस्टीन का, ठीक है। तो इसीलिए बहुत से बच्चे जो है वो पैलेस्टीन पे टिक लगाए थे। मगर उस समय क्या हुआ था ना कि ये जो इस्माइल हानिया है ये ईरान गए हुए थे। ईरान में जो वहाँ के एक टॉप लीडर थे उनके यहाँ कुछ सेरेमनी था, शादी वादी का सेरेमनी था, और ये इस्माइल हानिया ईरान गए हुए थे और वहाँ पे इनको मारा गया था। ईरान में जा करके इजराइल ने अटैक किया था, मतलब एयर स्ट्राइक किया था ईरान में। तो इसका सही आंसर क्या है? ईरान, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इसका जो है ना बैकग्राउंड देखते हैं कि आखिर क्या है, क्यों इजराइल जो है उसका पैलेस्टीन से किस बात का लड़ाई है, ठीक है। पैलेस्टीन में ही ये आतंकवादी संगठन है हमास। तो इजराइल की का जो है पैलेस्टीन के साथ क्या बैकग्राउंड स्टोरी है वो आप थोड़ा सा जान लीजिएगा तो आपको आगे समझने में आसानी होगा। देखिए, ये इजराइल और पैलेस्टीन की जो लड़ाई है ना, ये एक रिलीजियस युद्ध है, एक तरह से धार्मिक युद्ध है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का है, ठीक है। हम लोग तो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान में, और हम लोग समझते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, तो ये लड़ाई है। पर पाकिस्तान समझता है कि नहीं, इंडिया जो है वो हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, और हमको उसको ख़त्म करना है, मारना है। तो एक तरफ से रिलीजियस लड़ाई है। उसी तरह से इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई भी एक धार्मिक युद्ध है। इजराइल में जो लोग रहते हैं वो हैं ज्यूज़, यानी कि यहूदी, ठीक है। और पैलेस्टीन में जो लोग रहते हैं वो हैं अरब, ठीक है, अरबी मुसलमान, ठीक है। और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। थोड़ा सा 1945 के टाइम जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें अगर आप जाएंगे 1939 to 45, तो आपने हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर जो कि जर्मनी के शासक थे, हिटलर, वो जर्मनी में क्या करते थे कि ज्यूज़ लोगों पर उन्होंने बहुत ही अत्याचार किया था, यहूदियों पर। वो जर्मनी में रहने वाले सभी जो यहूदी थे उनको मार देते थे, उनको मतलब पूरा जीनोसाइड, पूरे जीन को ही ख़त्म कर देना, ऐसा उन लोग का मकसद था कि पूरा का पूरा जो यहूदी समाज है, जो जितने भी लोग हैं सबको मार देना है, ठीक है। तो वो लोग जर्मनी से भाग भाग के उस टाइम पे ये लोग दूसरे जगह सेटल होने लगे। कहाँ सेटल होने लगे? पैलेस्टीन में आके। पहले ये पैलेस्टीन, ये जितना ग्रीन एरिया है ये पूरा पैलेस्टीन था 1947 के आसपास। और ये वाइट वाइट जो दिख रहा है ये ज्यूस लोग थे। ज्यूस लोग जर्मनी से भाग के आके यहाँ रहने लगे पैलेस्टीन में।
पैलेस्टीन में ही क्यों, किसी दूसरे देश में क्यों नहीं रहने लगे? इसका भी तो कोई कारण होगा कि उन्होंने पैलेस्टीन को ही चुना। क्योंकि जो ज्यूज हैं उनके जो देवता हैं, ठीक है, उनके जो देवता हैं उनका यहाँ पे स्थान था। जैसे होता है ना कि हमारा अगर हम लोग पे कुछ भी दिक्कत आएगा तो हम लोग कहते हैं कि बनारस हो गया, काशी। काशी जो है अगर पूरा दुनिया भी डूब जाएगा पर काशी में प्रलय नहीं आ सकता है, क्योंकि वो शिव जी के त्रिशूल पे खड़ा है। ऐसा हमारा सोच है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ज्यूज लोग का था कि नहीं, हमारे देवता का जो उदय हुआ था वो पैलेस्टीन में हुआ था, यहाँ हुआ था, इसीलिए वो लोग जो है पैलेस्टीन में आ गए। ज्यूज लोग पैलेस्टीन में आके रहने लगे। तो ये 1947 का मैप है जो आप लोग देख रहे हैं कि ग्रीन एरिया जितना है वो पूरा अरब लोग, मुसलमान लोग रह रहे हैं, और वाइट वाले जो हैं वो ज्यूज हैं। और उसी समय फिर क्या हुआ कि अब कोई आपके देश में आके इस तरह से रहने लगेगा, ढेर सारे लोग आने लगेंगे, सभी लोग, पूरा दुनिया से सभी, बोला गया कि जितने ज्यूज हैं वो सब जो है यहाँ आ जाए, पैलेस्टीन में आ जाए। तो पैलेस्टीन और जो है इजराइल, मतलब उसमें इजराइल देश नहीं बना था, ये ज्यूज लोग थे, ये लोग दोनों में आपस में लड़ाई हुआ, मुसलमान और यहूदी लोग लड़ने लगे तो यूएन बीच में आया। यूएन पता है आपको, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, वो बीच में आया और उसने एक पार्टीशन प्लान दिया कि 1947 के पार्टीशन प्लान के अनुसार ये बना कि इतना सारा इजराइल है और इतना जहाँ जहाँ ग्रीन ग्रीन है वो पैलेस्टीन है, ठीक है। अरब लोग यहाँ रहेंगे और बाकी यहूदी यहाँ रहेंगे। फिर युद्ध हुआ, युद्ध तो चल ही रहा था, और उस युद्ध के आधार पे इजराइल जो है वो 1949 से 67 में पूरा कब्जा कर लिया। इतना जितना वाइट पार्ट है वो पूरा हो गया आपका यहूदी, और अरबी सिर्फ इतना बच गया, इधर ये हिस्सा और ये छोटा सा हिस्सा इस साइड का, ठीक है। ये जो हिस्सा बड़ा वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक, जहाँ पे पैलेस्टीन वाले लोग रहते हैं। और ये जो छोटा सा हिस्सा है ये है गाजा पट्टी, इसको गाजा पट्टी कहा जाता है, ये वाला हिस्सा। यहाँ पे भी पैलेस्टीन वाले लोग रहते हैं। तो पैलेस्टीन वाले दो जगह पे रहते हैं, वेस्ट बैंक में और गाजा पट्टी में, और कोई इधर से इधर जाने का कोई उपाय नहीं है, ना तो रोड तो है ही नहीं, और दूसरा एयर जो है वो भी एयर स्पेस भी नहीं, ठीक है। तो जो इधर फंस गया वो इधर फंस गया, जो इधर रह गया वो इधर रह गया, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। और यही गाजा पट्टी में ही हमास रहता है, टेररिस्ट ग्रुप, जो पैलेस्टीनियों की तरफ से इजराइल से लड़ रहा है, क्योंकि इन लोग का बस सीधा मानना है कि इजराइल ने आके हमारे देश पे कब्जा किया है, मतलब यहूदियों ने आके, और अपना नया देश बनाया इजराइल नाम से। और आज के ज़माने में तो ये स्थिति है, देख लो कि वेस्ट बैंक के अंदर भी, ये जो वेस्ट बैंक पहले पूरा ग्रीन हुआ करता था, यहाँ भी वाइट वाइट पूरा जो है यहूदी लोग रहने लगा है, ठीक है। अभी एकदम मतलब अरब लोग का रहने का जगह ही नहीं बचा है। और ये थोड़ा सा ये जो गाजा पट्टी है यहाँ पे ये लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो आतंकवादी ग्रुप है, तो इसीलिए वहाँ यहूदी लोग नहीं जाते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये एक स्टोरी हुआ। यहाँ पे एक वाटर बॉडी आपको दिख रहा होगा, ये वाला वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी जो है ये डेड सी है, मृत सागर, जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा नमक जो है वो मृत सागर में है, डेड सी में। डेड सी में लोग डूब नहीं सकते हैं क्योंकि वो बहुत नमकीन है, ठीक है। तो ये डेड सी, और डेड सी दो देशों के बीच में, इजराइल, और दूसरा देश जो इस साइड में है वो है, मतलब इस साइड वो है जॉर्डन, इजराइल और जॉर्डन, ठीक है। उसको हम लोग आगे देख लेंगे। ये भी मैप आप लोग देख सकते हैं। यूएन जो पार्टीशन प्लान दिया वो ये था कि इतना इतना इस पार्ट में अरब रहेंगे और ये वाला जो पार्ट है इसमें ये रहेगा। लेकिन फिर इजराइल ने कहा कि नहीं, ये पूरा मेरा, और इधर वेस्ट बैंक में थोड़ा सा हिस्सा और इधर थोड़ा सा हिस्सा। फिर 1967 में और युद्ध हुआ तो इजराइल पूरा इस हिस्सा पे भी कब्जा कर लिया था, इधर आकर के, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है इजिप्ट का हिस्सा, यहाँ पे देखिए बहुत सारा वॉर हुआ है इजराइल और जो मुसलमान देश है, क्योंकि ये पूरा इधर जो है ना पूरा अरब कंट्रीज है। आप लोग सुने होंगे मिडिल ईस्ट जो है, जैसे सऊदी अरबिया, यहाँ पे मुसलमान लोग हैं, यमन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ईरान, इराक, सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, पूरा पूरा अरब कंट्रीज है ये सब, ठीक है। सूडान, लीबिया, अरब कंट्रीज, मतलब मुसलमान लोग यहाँ रहते हैं। उनका उदय भी यहीं हुआ था ना, सऊदी अरब में हुआ था। तो ये लोग पूरा इधर पूरा इन्हीं का है, ठीक है। तो ये लोग सब मिल करके इससे लड़ने लगे, किससे? इजराइल से, ठीक। ये लोग सब मिलके क्या करने लगे? इजराइल से लड़ने। थोड़ा इजराइल का आप ये देख लो कि इजराइल से सटता हुआ देश कौन कौन सा है। ऊपर में लेबनान है,
फिर इस साइड सीरिया है, इधर जॉर्डन है और यहाँ पे इजिप्ट है। ठीक है, ये इजिप्ट जो कि यहाँ तक जा रहा है। तो 4 देश इजराइल से सटता हुआ है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। यही लोग इससे लड़ाई करने लगा। किसके लिए? पैलेस्टीन के लिए, पैलेस्टीन के इशू पे कि तुम जो है पैलेस्टीन पे कब्जा कर रहे हो। तो देखिए, अरब इजराइल वॉर बहुत बार हुआ है। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट फाउट बिटवीन अरब फोर्सेज जो अरब देश थे और इजराइल के बीच में। ठीक है, सबसे पहला वॉर 1948 के टाइम ही हुआ था, 1948 में अरब इजराइली वॉर। ठीक है, द फर्स्ट वॉर इन 1948-49 शुरू हुआ जब इजराइल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट देश डिक्लेयर किया। स्टेट फॉलोइंग द यूएन पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन एंड 5 अरब कंट्रीज। ठीक है, 5 अरब देश जो है वो लोग फिर लड़ने लगे उससे। कौन कौन? उसका जो सटा देश था, लेबनान, ठीक है, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और एक देश इराक। ये इसका बॉर्डर नहीं लगता पर ये भी लड़ रहा था। ठीक है, यहाँ पे है इराक, देखो ये इराक। ठीक है, तो ये 5 देश जो इसका सटा बॉर्डर है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और इराक, ये लोग फिर इससे लड़ने लगा इजराइल से। किसके लिए? पैलेस्टीन के लिए। इन लोगों ने अटैक किया इजराइल पे। द कॉन्फ्लिक्ट इंडेड विथ इजराइल। और जो भी लड़ाई आज तक इजराइल के साथ हुई है उसमें इजराइल ही जीता है हमेशा। कभी भी इजराइल के साथ ये लोग जितना बार लड़ा है हर बार इजराइल जीता है। तो इजराइल फिर जीत गया। ठीक है, कंट्रोलिंग ऑल ऑफ द नेगेव, पूरा रीजन पे कंट्रोल कर लिया, अप टू द फॉर्मर इजिप्ट पैलेस्टीन फ्रंटियर एक्सेप्ट फॉर द गाजा पट्टी। गाजा पट्टी को छोड़ के, गाजा स्ट्रिप को छोड़ के बाकी जगहों पे, वेस्ट बैंक पे भी थोड़ा बहुत ही बार बार कब्जा कर ही लेता था, फिर छोड़ देता था। फिर आया 1956 में स्वेज क्राइसिस। स्वेज के, आप लोग स्वेज कैनाल का नाम सुने होंगे, स्वेज कैनाल। ठीक है, तो द 1956 स्वेज क्राइसिस बिगेन आफ्टर इजिप्ट नेशनलाइज द स्वेज कैनाल। जब इजिप्ट ने स्वेज कैनाल को नेशनलाइज कर लिया। देखिए, स्वेज कैनाल क्या है कि पहले के टाइम में अगर आप मैप देखेंगे वर्ल्ड का तो आपको दिखेगा कि ये इस तरह से, ये है आपको अफ्रीका और इधर है इंडिया और इधर ऊपर जो है यूरोप है। ठीक है, यूरोप, ये है अफ्रीका और ये है इंडिया। तो अब अगर यूरोप वालों को इंडिया के साथ ट्रेड करना था तो वो लोग कैसे आते थे? ऐसे आते थे। ठीक है, वास्को डी गामा भी यही रूट फॉलो करके इंडिया में आया था, इस रूट के माध्यम से। ठीक है, अफ्रीका को पूरा ये करके। तो बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा फ्यूल सब बर्बाद होता था। तो क्या हुआ कि यहाँ पे क्या किया गया? कैनाल बना दिया गया। रेड सी इधर है, रेड सी, इधर है मेडिटेरेनियन सी। इन दोनों समुद्र के बीच में ये है, देखो रेड सी और ये है मेडिटेरेनियन सी। इन दोनों समुद्र के बीचों बीच यहाँ पे स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर बनाया गया, स्वेज कैनाल। कब बना था? जब गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। ठीक है, स्वेज कैनाल। तो अब क्या हुआ कि जब भी इंडिया से यूरोप को जाना है या यूरोप से इंडिया आना है तो वो इस रूट से होने लगा। तो जब इस रूट से होने लगा तो फिर सस्ता पड़ने लगा सामान, सब जल्दी होने लगा। यही स्वेज कैनाल है। और ये जो नहर है स्वेज नहर, ये स्पेशली जो है ये इजिप्ट से होकर के ही गुजरता है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे स्वेज नहर है, इस जगह पे। यहाँ ये है रेड सी और ये है मेडिटेरेनियन सी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वेज कैनाल से पहले किस देश में है? तो इजिप्ट। ठीक, और स्वेज कैनाल किसको जोड़ता है? तो रेड सी को जोड़ता है मेडिटेरेनियन सी से, लाल सागर को जोड़ता है भूमध्य सागर से, अगर हिंदी में बोले तो लाल सागर को भूमध्य सागर या फिर रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आया ना, पहले तो ये जो कैनाल है 1869 का बात हो रहा है, जिस समय पूरा दुनिया पे समझो कि ब्रिटेन वगैरह का कब्जा था, ब्रिटेन, फ्रांस, ये लोग कब्जा करता था। तो उन्हीं लोगों ने बनाया था ये, इजिप्ट ने नहीं बनाया था। इजिप्ट अफ्रीका का देश के पास थोड़ी ना पैसा कौड़ी था, वो लोग तो डार्क कॉन्टिनेंट है ना। तो उन्हीं लोगों ने, ब्रिटेन वगैरह ने इसको बनाया था, तो उन्हीं लोग के कब्जे में था। मगर 1956 में क्या हुआ कि इजिप्ट कहा कि हम इस पे कब्जा करेंगे, मेरे देश के अंदर है। कब्जा क्यों करना चाहता था कि जो कोई भी जहाज यहाँ से गुजरेगा, इधर से जाएगा चाहे उधर जाएगा, तो उससे टैक्स वसूलेंगे, टोल टैक्स, है ना। तो इसीलिए इजिप्ट ने 1957 में स्वेज कैनाल के ऊपर कब्जा करने का सोचा। इसी को बोलते हैं स्वेज क्राइसिस।
ठीक है। 1956 में इमर्ज हुआ था स्वेज क्राइसिस, जब इजिप्ट जो है वो नेशनलाइज कर लिया कि ये मेरे राष्ट्र के अंदर है, राष्ट्रीयकरण कर लिया कि मेरा कब्जा है। द 1956 स्वेज क्राइसिस बिगिन आफ्टर इजिप्ट नेशनलाइज द स्वेज कैनाल, अ फ्रेंच, ब्रिटिश एंड इजरायली कोलिशन। जब ऐसा इजिप्ट ने किया तो फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल ने मिल करके इजिप्ट पे अटैक कर दिया, ठीक है, एंड ऑक्यूपाइड द कैनाल जोन, अटैक कर दिया। और इजराइल क्या किया कि पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। अभी देखो इजराइल का हिस्सा कहाँ तक है, यहाँ पे इजराइल खत्म हो जाता है, इस पूरा एरिया को इजराइल ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, यहाँ तक। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? सिनाई पेनिनसुला, जो कि इजिप्ट का था। ये पूरा हरा वाला जो हिस्सा था ये इजिप्ट का था, जिसको इजराइल ऑक्यूपाई कर लिया 1956 में, लड़ाई जब हुआ तो पूरा स्वेज तक ऑक्यूपाई कर लिया इजराइल, और सिनाई पेनिनसुला को भी, ठीक। ठीक है, अटैक्ड इजिप्ट एंड ऑक्यूपाई द कैनाल जोन बट सून विदड्रॉ अंडर इंटरनेशनल प्रेशर, मगर तुरंत फिर ये लोग छोड़ दिया। फिर 1967 में 6 डे वॉर हुआ, बिगेन व्हेन इन रिस्पॉन्स टू अरब नेबर्स, फिर जो अरब पड़ोसी थे इजराइल के वो लोग फिर युद्ध छेड़ दिए। इजराइल अटैक्ड, इजराइल पर अटैक किए, एंड डिस्ट्रॉय इजिप्ट एंड सीरियाज एयर फोर्सेस। और इजराइल क्या किया कि वो इजिप्ट और सीरिया का एयरफोर्स को भी मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया, उन लोग पे अटैक भी किया। इजराइल ऑल्सो डिफीटेड जॉर्डन, जॉर्डन के अटैक को भी हरा दिया। जब वॉर एंड हुआ तो इजराइल ने फिर दोबारा गाजा पट्टी पे कब्जा कर लिया, सिनाई पेनिनसुला पे कब्जा कर लिया, वेस्ट बैंक पे भी कब्जा कर लिया, और जेरूसलम, जिसके लिए लड़ रहा है दोनों इजराइल और पैलेस्टीन, कि जेरूसलम हमारा राजधानी रहेगा। इजराइल कह रहा है कि मेरा राजधानी रहेगा, पैलेस्टीन कह रहा है कि मेरा राजधानी रहेगा, तो दोनों लड़ रहे हैं जेरूसलम के लिए, ठीक है, इजराइल और पैलेस्टीन। तो इन सब पे इजराइल ने फिर कब्जा कर लिया, ठीक है, गाजा पट्टी पे भी, वेस्ट बैंक पे भी, और इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला पे भी, ठीक। उसके बाद फिर देखो कब्जा करके फिर छोड़ दिया जाता था, युद्ध के बाद जब शांति होता है तो उसमें कहता है ठीक है जाओ छोड़ देते हैं। फिर योम किपुर वॉर, इजिप्ट एंड सीरिया फिर इजराइल पे अटैक किया, ये दोनों मिलकर 1973 में, ठीक है, बहुत सप्ताह तक लड़ता रहा। फिर 1979 में, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो, 1979 में इजिप्ट जो है वो इजराइल के साथ पीस डील साइन किया। इजराइल के साथ शांति समझौता साइन करने वाला पहला देश कौन था? वो था इजिप्ट, ठीक है। इजराइल के साथ शांति समझौता सबसे पहले किसने साइन किया था? तो वो था कौन? इजिप्ट। क्यों इजिप्ट? क्योंकि इजराइल ने इजिप्ट के इस वाले हिस्से पे कब्जा कर लिया था, पूरा स्वेज कैनाल तक। ये वाला हिस्सा का क्या नाम है? सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन बनता है कि पहला अरब देश जो इजराइल के साथ में शांति समझौता कर लिया कि अब हम लोग नहीं लड़ेंगे, वो पहला देश इजिप्ट है, ठीक है। कब किया? 1979 में। इसके बाद फिर 1982 में लेबनान अटैक किया। लेबनान इजराइल के ऊपर आता है, ऊपर में है, तो उसने भी अटैक कर दिया 1982 में। इन 1982 इजराइल इन्वेडेड लेबनान इन ऑर्डर टू एक्सपेल पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स बेस देयर। इजराइल विथड्रू फ्रॉम लेबनान बाई 1985। लेबनान में घुस गया इजराइल, लेबनान को हरा दिया। जो भी इजराइल पर अटैक किया है सब हारा ही है। फिर 2006 में लेबनान के साथ युद्ध हुआ। लेबनान में भी एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, ये भी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लिख लीजिए ये सब चीज़। पैलेस्टीन का आतंकवादी संगठन है कौन? हमास। लेबनान का कौन है? हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह, ठीक है। और एक यमन है, उसका है हौती, हौती विद्रोही। तो वहाँ भी इजराइल जो है वो फिर उन लोग से लड़ा। इजराइल हमेशा ही जीता है। फिर इजराइल और हमास का वॉर जो अभी चल रहा है 2023 में, इजराइल और हमास का युद्ध। हमास कहाँ है? गाजा पट्टी में, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए? अरब देश सब मिलके लड़ा उससे। एक और चीज़ है, स्वेज, ये देखो इजराइल का मैप थोड़ा सा ध्यान से देख लो, ये वाला मैप, यहाँ है इजराइल, ये समुद्र है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। तो इजराइल जो है वो कौन से समुद्र के पास है? भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ये है वेस्ट बैंक, जहाँ पैलेस्टीन लोग रहता है,
और ये गाजा पट्टी जहाँ पैलेस्टीन लोग भी रहते हैं और आतंकवादी संगठन हमास भी रहता है, ठीक है। और इजराइल के 4 पड़ोसी देश हैं, एक है लेबनान, लेबनान में आतंकवादी संगठन है हिजबुल्ला, फिर एक है सीरिया, ठीक है, सीरिया में तो ISIS था, पता है आप लोग को। फिर यहाँ पे है जॉर्डन और यहाँ पे है इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट का क्या सटता है इससे इजराइल से? सिनाई पेनिनसुला सटता है, जिसको एक बार इजराइल ने कब्जा भी किया था। इसके बाद एक यहाँ पे चीज दिख रहा है आपको, गोलन हाइट, ये सीरिया का है पर इजराइल इस पे कब्जा किया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गोलन हाइट किस 2 देश के बीच में है? तो इजराइल और सीरिया के बीच में है। हाइट माने ये ऊंचा जगह है, एक पठार एरिया है, पहाड़ जैसा ऊंचा जगह है, ये गोलन हाइट है सीरिया का, पर इस पे कब्जा कौन किया हुआ है? इजराइल। समझ में आया। और यहाँ पे एक वाटर बॉडी है डेड सी है यहाँ पे, डेड सी। और डेड सी किन 2 देशों के बीच में है? इजराइल और जॉर्डन। वेस्ट बैंक भी है बीच में, तो पैलेस्टीन और जॉर्डन भी हो सकता है। पहले 3 देश यहाँ पे टच कर रहा है, ऊपर पैलेस्टीन, नीचे इजराइल और जॉर्डन। पैलेस्टीन तो देखो धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है, इसीलिए इसमें डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं इजराइल एंड जॉर्डन के बीच में है डेड सी, मृत सागर। मृत सागर में कोई भी व्यक्ति डूब नहीं सकता है। क्यों नहीं डूब सकता है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नमक है, सैलिनिटी बहुत ही हाई है। पर दुनिया में सबसे ज़्यादा लवण जो है सैलिनिटी, वो डेड सी का नहीं है, वो टर्की में एक लेक है जिसका नाम है लेक वॉन, टर्की में, ठीक है, लिख लीजिए ये सब, लेक वॉन टर्की, इसका सैलिनिटी सबसे ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो आप लोग गोलन हाइट के बारे में तो समझ गए कि गोलन हाइट जो है वो है सीरिया का, पर कब्जा किया हुआ है इसके द्वारा। स्वेज कैनाल देख लो, यहाँ पर स्वेज कैनाल है, यहाँ देखो इजिप्ट में है क्या स्वेज कैनाल, है ना, यहाँ पे है। किसको किसको जोड़ता है? रेड सी को जोड़ता है मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। स्वेज कैनाल कब बना था? 1869 में, है ना, कंप्लीट हुआ था कब? 1869 में। और स्टार्टिंग पॉइंट है इसका पोर्ट सईद और एंड पॉइंट है स्वेज पोर्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ है स्टार्टिंग पॉइंट पोर्ट सईद, यहाँ पे पोर्ट सईद, और यहाँ पे है स्वेज पोर्ट, स्वेज बंदरगाह, और ऊपर है सईद बंदरगाह। यहाँ है स्वेज पोर्ट और यहाँ है सईद पोर्ट। ये दोनों याद करना है। यही पूछ सकता है कि सईद पोर्ट किधर है, तो मेडिटेरेनियन सी की तरफ है, भूमध्य सागर की तरफ, और स्वेज पोर्ट किधर है, तो लाल सागर की तरफ है, ठीक है। बस स्वेज कैनाल के बारे में इतना ही सब बात याद रखना था। ये देख लो स्वेज कैनाल है। स्वेज कैनाल को ज़्यादा अगर देखते हैं जूम करके, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वेज कैनाल के बीचों बीच एक लहर है, एक नहर है, लेक, तो उसका नाम है ग्रेट बीटर लेक। यहाँ पे देखिए ग्रेट बीटर लेक, यहाँ है स्वेज कैनाल के बीच में ग्रेट बीटर लेक, ठीक है। ये पढ़ लो स्वेज कैनाल, जो कि एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है, मतलब आर्टिफिशियल बनाया गया है, इसको इजिप्ट में है, जो कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से, यानी कि भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है, और एशिया और अफ्रीका को डिवाइड करता है। ये एक ट्रेड रूट है बिटवीन यूरोप एंड एशिया, यहाँ से यूरोप और एशिया आपस में व्यापार करते हैं। हो गया। ये वाला क्वेश्चन हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिए। इजराइल और हमास, यही सिंपल सा बात है। इजराइल और पैलेस्टीन का लड़ाई एक रिलीजियस युद्ध है। पैलेस्टीन इजराइल पे यही इल्ज़ाम लगाता है कि तुम मेरे देश में आकर के और हम ही को भगा दिया, जैसे कोई आपके घर मेहमान बन के आया और वही मेज़बान बन गया और आप ही को भगा देगा, तो वो कंडीशन है इजराइल और पैलेस्टीन का। समझ गए आप लोग। बाकी जो देश का यहाँ पे नाम दिया लेबनान, वो तो उसका पड़ोसी है, जॉर्डन भी पड़ोसी है, पैलेस्टीन पे तो कब्जा ही कर रहा है, और ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। अकॉर्डिंग टू अ क्राइसिल रेटिंग रिपोर्ट, हाउ मच इज द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय फाइनेंशियल ईयर 2030 इन इंडिया। ये जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स भी हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्राइसिल के रिपोर्ट के अनुसार कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट जो है वो 2030 तक कितना ग्रो करेगा, ठीक है। होता क्या है, क्राइसिल कौन है जो ये रेटिंग रिपोर्ट निकाल रहा है, क्या रिपोर्ट है, ठीक है, और ये कौन सा बॉन्ड मार्केट है। बॉन्ड मार्केट क्या होता है,
ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखो ये देखिए, क्राइसिल जो है ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्या है? सिंपल सा बात समझो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब एक कहानी समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास पैसा है, ठीक है, पैसा है, बहुत सारा पैसा, और आप जो है ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं कि किस बैंक में, किसी में हम कोई कंपनी में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, या कौन सी कंपनी, रिलायंस पे पैसा लगाएं या फिर सैमसंग पे पैसा लगाएं, ठीक है, क्या पता रिलायंस के शेयर आगे जाके गिर जाए। जैसे आइडिया पे पैसा लगाएं, क्या पता आइडिया कब डूब जाए, है ना, आइडिया सिम, वोडाफोन, है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कंपनी अच्छा कर रही है, कौन कंपनी खराब कर रही है, आज आगे चल के भविष्य में कौन सी कंपनी डूब सकती है, कौन सा कंपनी में प्रॉफिट है, किस में लॉस है। तो वो हम लोग जाते हैं, कहाँ देखते हैं, हम देखते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास। ये एजेंसी हर कंपनी को क्रेडिट देता है कि ए क्रेडिट है माने कंपनी बहुत अच्छा है, बी क्रेडिट है माने कंपनी मीडियम मीडियम है, और सी क्रेडिट है माने कंपनी एकदम कभी भी गिर सकता है, विजय माल्या का कंपनी है, वो डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से जो क्राइसिल जो है वो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो क्रेडिट देता है, कंपनी को रेटिंग देता है, ए रेटिंग, बी रेटिंग, सी रेटिंग, इस तरह से रेटिंग देता है, ठीक है। अब मान लो कि कोई कंपनी है, वो जैसे आप लोग विजय माल्या का केस जो जानते हैं कि वो बहुत सारे बैंकों से बहुत सारा पैसा लेके भाग गया। एक बैंक नहीं, बहुत बैंक, पीएनबी से पैसा लिया, यस बैंक से पैसा लिया, बंधन बैंक से पैसा लिया, मतलब एचडीएफसी से पैसा लिया, हर बैंक से पैसा लिया। अब मान लो कि वो आपके पास आया, आपने बैंक खोल के रखा, आप बैंक मैनेजर हैं, आपके पास आया पैसा लेने, तो आप देखेंगे ना कि इसका रेटिंग कैसा है, क्या ये कंपनी क्या कर रहा है। तो आप जब क्राइसिल पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी ने यहाँ से इतने इतने पैसे लिए हुए, फिर आप बचेंगे पैसा देने से, है ना। आपको पता चल जाए कि डिफॉल्ट कर सकता है क्योंकि इसने तो पहले ही बहुत सारा उधारी लिया हुआ है जो चुकाया नहीं अभी तक। तो यही होता है क्राइसिल। अब देख लो, क्राइसिल ए रेटिंग अगर किसी को दिया, ये इंडिकेट करता है कि जो कंपनी है उसका क्रेडिट क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, यानी विश्वसनीय कंपनी है, और लो डिफॉल्ट रिस्क है, यानी कंपनी भागेगा नहीं, डिफॉल्ट नहीं करेगा। अगर ए रेटिंग है तो समझ में आया। इट signifies that the issuer is expected to be able to meet its financial obligation on time and in full, यानी जो कंपनी है वो जो लोगों से पैसा लेती है, बैंकों से या लोगों से, उसको टाइम पे चुकाती है ना। रिटर्न अच्छा है कंपनी का जो शेयर है वो गिरता नहीं है, शेयर अच्छा है। तो यही क्राइसिल है। तो जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो पहले उसका रेटिंग देख लीजिए, ठीक। क्राइसिल का फुल फॉर्म ये होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सेबी के अंडर में कार्य करता है, ठीक है। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जितना भी कंपनी, इंश्योरेंस, ये सब जो कंपनी होता है ना, बॉन्ड वॉन्ड वाला, ठीक है, वो सब को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। तो सेबी जो है इसके अंदर रजिस्टर्ड है, वो भी क्राइसिल भी सेबी के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। और क्राइसिल असल में ये कंपनी S&P ग्लोबल, एक अमेरिकन कंपनी का ही वो है, मतलब नाम से तो आपको लगा होगा इंडिया लिमिटेड, तो इंडिया की कंपनी है, मगर एक्चुअल में इसका जो मेन ब्रांच है वो कहाँ है? S&P ग्लोबल, अमेरिकन कंपनी, उसी का ये हैंड है, ठीक। अब दूसरा बात करते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड के बारे में, क्योंकि इसने, क्राइसिल ने कहा है कि कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट जो है वो 2030 तक 1,20,000 तक बढ़ेगा। तो कॉरपोरेट बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड क्या होता है? अब मान लीजिए कि आपके पास ढेर सारा पैसा है और उस पैसा को आप कहीं लगाना चाहते हैं, तो आप ज़मीन खरीद सकते हैं पैसा लगाने के लिए, फिर बाद में 10 साल बाद आप उस ज़मीन को बेचेंगे दुगने कीमत पे, या फिर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड खरीद लेंगे, ठीक है, ज़मीन हो गया, गोल्ड हो गया, या फिर आप बॉन्ड खरीदेंगे। बॉन्ड क्या होता है कि मान लीजिए कि सरकार है, सरकार को पैसा चाहिए, सरकार को पैसा चाहिए, और ये लोग सब हैं, तो सरकार क्या करेगी? इन लोगों से कहेगी कि हमको 10,000 रुपया चाहिए, तो 10,000 रुपया का सरकार एक बॉन्ड बनाएगी। 10,000 रुपया लिखा रहेगा, एक कागज रहेगा जिसपे 10,000 रुपया लिखा रहेगा, ठीक है, और इस कागज पे लिखा रहेगा इसका मैच्योरिटी टाइम की 5 साल बाद
इंटरेस्ट लिखा रहेगा कि इतना इंटरेस्ट 5% इंटरेस्ट, तो 5 साल बाद 10 लाख का 5% इंटरेस्ट पे सरकार आपको पैसा वापस लौटा देगी। अगर आप आज सरकार को 10,000 रुपया देते हैं तो 5 साल बाद वो आपको 5% इंटरेस्ट पे पैसा वापस कर देगा। ठीक है, तो ये होता है बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? एक कागज होता है, सिंपल सी बात है। बॉन्ड एक कागज होता है, एग्रीमेंट है एक तरह का। आप किसी को उधारी दिए तो मुंह से दे देते हैं, तो मुंह से नहीं देना है, बल्कि लिखित में सब चीज रहेगा कि इतना रुपया आज तुमको दिए हैं, 2 दिन बाद तुम इतना रुपया हमको वापस लौटाओगे, प्लस उसमें ये तो प्रिंसिपल अमाउंट हुआ प्लस इतना इंटरेस्ट के साथ लौटाओगे। यही है बॉन्ड। अगर ये सरकार जारी करती है तो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसको कहा जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। समझे? लेकिन ये कोई कंपनी भी जारी कर सकता है। अभी रिलायंस को मान लो पैसा का जरूरत है, वो मार्केट से पैसा उठाना चाहता है, तो रिलायंस जो है वो अपना बॉन्ड जारी करेगा। अगर रिलायंस कोई बॉन्ड जारी किया तो सरकारी कंपनी है नहीं, तो हो जाएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड, उसको कहेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड। वो कहेगा कि हमको 10 लाख रुपए का जरूरत है, हम बॉन्ड जारी करते हैं, जो हमको 10 लाख रुपया ला के देगा उसको हम ये कागज देंगे, और 5 साल बाद हम 10 लाख का प्लस 5% बढ़ा करके उसको सारा पैसा हम लौटा देंगे। समझ में आया? उस पर मैच्योरिटी डेट भी लिखा रहता है कि इतना साल बाद पैसा लौटाएंगे, उसको कहते हैं मैच्योरिटी डेट, कितना साल बाद पैसा लौटाया जाएगा। ठीक, यही कॉर्पोरेट बॉन्ड है। सिंपल भाषा में आप समझ गए कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है। अब हम लोग क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू क्राइसिल रेटिंग रिपोर्ट, क्राइसिल जो रिपोर्ट किया है कि इंडिया का कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, यानी कि हम लोग कॉर्पोरेट का जो बॉन्ड खरीदते हैं लोग, सब पैसे वाले लोग ही पैसा लगाते हैं इन सब में, तो वो ग्रो कर जाएगा 100 से 120 लाख करोड़ 2030 के फाइनेंशियल ईयर तक। ऐसा इन्होंने एज्यूम किया है कि ऐसा हो सकता है, इतना बढ़ जाएगा 2030 का फाइनेंशियल ईयर तक। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? एक होता है नॉर्मल ईयर जो कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है, पर यह है वित्तीय वर्ष, और वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आप लोग सुने हैं ना, मार्च क्लोजिंग, तो यह है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ये है माउंटेन्स के बारे में। 4 माउंटेन दिया और कह रहा है कि ईस्ट से वेस्ट सजा दीजिए। गारो हिल, नंदा देवी, कामेत और केटू। ठीक है, इसको ईस्ट से क्या करना है? वेस्ट की ओर सजाना है। तो इसके अलावा दूसरा भी दे सकता है, ये दिया है, हो सकता है किसी बार कुछ और दे दे। तो हम लोग को सारा का सारा हिल पता होना चाहिए। ज्योग्राफी में आपको इंडिया के अंदर कितना पहाड़ है, कौन कौन सा पहाड़ कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। ऐसे तो छोटे मोटे पहाड़ हर जगह, गया में भी है, राजगीर में भी है, मगर इम्पॉर्टेंट जो हिल्स है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर बाद में करेंगे, पहले आपको हिल्स जो इम्पोर्टेंट है वो बताते हैं, ताकि इसका आंसर आप खुद कर सकें। अब देखो, थोड़ा सा एक चीज़ देखो कि इंडिया में जब हम लोग हिल पढ़ते हैं तो 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक तो हम लोग पढ़ते हैं हिमालयन, सबसे पहले हिमालय का हिल्स पढ़ लेते हैं, और उसके बाद नीचे साइड का जो है आपका वो पढ़ लेते हैं, पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय पठार में जो हिल है, पहाड़ है, वो पढ़ेंगे बाद में। पहले हिमालयन हिल्स पढ़ते हैं। हिमालय में कौन कौन सा पहाड़ है, क्योंकि हिमालय में ही दुनिया का सबसे ऊंचा ऊंचा पहाड़ सब है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, है ना। अभी देखो, थोड़ा हिमालय पढ़ लो। हिमालय का उत्पत्ति कैसे हुआ बताइए? हिमालयाज जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? देखो, आप लोग सुने होंगे कि पहले यहाँ पे समुद्र हुआ करता था इस जगह पे, और उस समुद्र का नाम था टेथिस सी। क्या नाम था? टेथिस, टेथिस सागर। जब इंडियन प्लेट और ऊपर कौन है? चाइना है, मगर उसको चाइनीज प्लेट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं यूरेशिया। एशिया और यूरोप को मिला देते हैं तो होता है यूरेशिया। तो जब इंडियन प्लेट आगे बढ़ के यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रहा था, ये यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट की ओर जा रहा था। ठीक है, और इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराया, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में क्या था? ये समुद्र था, टेथिस सी। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया तो इस समुद्र के अंदर जो
मलबा था, मलबा माने होता है मिट्टी, गाद, बालू, वो सब में वलन पड़ गया। वलन मतलब होता है कि मान लो कि कोई कागज है और कागज को तुम इधर से भी मोड़ो और इधर से भी मोड़ो तो कागज ऐसे उठेगा कि नहीं, ऐसे ऊपर की ओर उठ जाएगा। उसी तरह से क्या हुआ कि इधर से इंडिया और इधर से तो यूरोप, यूरेशिया था ही, तो इस समुद्र में के अंदर जो गाद जमा हुआ था उसमें क्या हुआ, वलन पड़ गया, वो ऊपर उठ गया। और वही उठा हुआ चीज है वो क्या है, हिमालय है। क्या है, हिमालय। तो हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई, टेथिस सी से, टेथिस सागर। समझ में आया। और हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रहा था तो टेथिस सागर के अंदर जमा मलबे में गाद पड़ गया, वलन पड़ गया, फोल्ड हो गया, ठीक है, फोल्ड, मुड़ गया, और उससे उत्पत्ति हुई हिमालय की। इसीलिए हिमालय को फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। फोल्डेड माउंटेन आप देखेंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये फोल्डेड माउंटेन का निशानी है। ठीक है, लिख लीजिए, जो भी बात बताया जा रहा है उसको अपनी कॉपी में आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये जो थ्योरी है ना कि हिमालय की उत्पत्ति इस तरह से हुई है, टेथिस सागर हुआ करता था कभी, ऐसे ऐसे उत्पत्ति हुआ, ये थ्योरी जो है देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था कोबर। कोबर, तो हम लोग उनको कहते हैं द जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। जियोसिंक्लाइन थ्योरी, जियोसिंक्लाइन माने होता है गड्ढा, ऐसे गड्ढा, यही था समुद्र, इधर इंडियन प्लेट इधर यूरेशियन प्लेट। तो इसमें क्या हुआ कि जो भी सामान था उसमें मलबा में वलन पड़ गया और ये ऊपर उठ गया और यही पहाड़ बन गया। तो जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत जो आपको बता दिया गया। ठीक, तो उसने कहा कि इससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो हिमालय जो है उसका उत्पत्ति हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब आप जाएंगे, अब तो पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे माउंटेन रेंजेस हैं। देखिए, माउंटेन मतलब एक माउंटेन, और माउंटेन रेंज मतलब ढेर सारा माउंटेन, पर्वत श्रेणी, पर्वत नहीं, पर्वत श्रेणी। तो जम्मू कश्मीर में 3 ऐसा पर्वत श्रेणी है जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले से था। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति बाद में हुई, वो हिमालय की उत्पत्ति से पहले से था। सबसे पहला है काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरा है लद्दाख पर्वत श्रेणी, और तीसरा है जास्कर पर्वत श्रेणी। इंग्लिश में कहेंगे काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज। ठीक है, लाइन से ऐसे है, ऐसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, समझ गए, ये तीनों काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर रेंज। और ये जो केटू पर्वत है ये यहीं पर है, ये काराकोरम रेंज में है, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। केटू, केटू पर्वत जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड, जो कहाँ पे है, पीओके में, पीओके में। मगर पीओके को हम लोग इंडिया अपना पार्ट मानता है, यानी हम ये मानते हैं कि इंडिया में है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू इंडिया में ही है। ठीक है, और इसका एक और नाम है गॉडविन ऑस्टिन। हर एक बात को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, जो भी लिखाया जा रहा है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसका एक और नाम है केटू का, गॉडविन ऑस्टिन, और ये इंडिया का है और दुनिया का दूसरा ऊंचा चोटी है। पहला आपको पता है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, इंडिया में नहीं है माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे देखो ये नेपाल में है। ठीक, तो ये हो गया काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। और यही रेंज जब आगे तिब्बत में जाता है तो इसी का नाम हो जाता है कैलाश। कैलाश पर्वत भी जो है ना वो हिमालय का पार्ट नहीं है, कैलाश पर्वत भी यही तीनों का पार्ट है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इन तीनों को मिला करके ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय, हिमालय के पूर्व का है ना, ये तीनों पहाड़ हिमालय के बनने से पहले के हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। समझ में आया। इसके बाद जब हम लोग हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय जो है उसका भी 3 रेंज है। ठीक है, हिमालय का भी 3 रेंज है। एक रेंज मान लो, एक रेंज ऑफ हिमालय हुआ, फिर दूसरा रेंज ऑफ हिमालय हुआ। तो ऊपर वाला जो रेंज ऑफ हिमालय है ना वो ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट रेंज, ये हुआ सेकेंड रेंज, और ये हुआ थर्ड रेंज। इस तरह से है। हिमालय में भी 3 रेंज है। जो ऊपर वाला है उसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, हिंदी में कहेंगे वृहद हिमालय। जो बीच वाला है उसको कहेंगे मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालयाज। ऊपर वाला ग्रेटर, बीच वाला लेसर, और सबसे नीचे वाला जो है उसको बोलते हैं शिवालिक, शिवालिक।
ठीक है। तो हिमालय का जो 3 रेंज है, और ये तीनों रेंज एकदम जम्मू कश्मीर से ले करके यहाँ जम्मू कश्मीर से ले करके अरुणाचल तक फैला हुआ है, ठीक है। 1 रेंज, 2 रेंज, तीसरा अरुणाचल तक नहीं गया है, वो सिक्किम तक ही गया है। अरुणाचल में वो 3-4 भाग में फिर बट गया है। सबसे पहला है ग्रेटर हिमालय, बीच वाला है लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, और नीचे वाला है शिवालिक। और सबसे ऊंचा कौन? ग्रेटर। जितनी ऊंची चोटियां सब ग्रेटर में है ना, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा। वर्ल्ड का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? कंचनजंगा, सिक्किम में। तो सेकंड एंड थर्ड दोनों इंडिया में है, K2 और कंचनजंगा, ये दोनों इंडिया में है, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वाला सिर्फ नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट। समझ में आया? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। लिख लीजिए, सागर माथा कहते हैं नेपाल में, ठीक। अभी देखो, जो हमारा हिमालयाज है वो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तक फैला है। जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है, एक नंगा पर्वत। तो जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से अरुणाचल के नामचा बरवा तक, ये चीज लिख लीजिए। हिमालय का जो एक्सटेंट है वो कहाँ से? जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा या तिब्बत के नामचा बरवा तक ये है। अरुणाचल लिखो, तिब्बत का है, अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक, ठीक। नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक ये फैला हुआ है। कौन? ग्रेटर हिमालयाज। और ग्रेटर हिमालय जो है ना, वो सालों भर बर्फ पे ढका रहता है, जो माउंट एवरेस्ट है। और उसी में आता है नंदा देवी, ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक है, मकालू, मनसालू, कामेट। यहाँ पे देखो नंदा देवी, कामेट, है ना, K2। तो नंदा देवी जो है ये हो गया आपको उत्तराखंड में है, कामेट ये सब भी उत्तराखंड में है। नामचा बरवा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। और नंगा पर्वत कहाँ है? यहाँ जम्मू कश्मीर में, ठीक। अब हिमालय जो है इसका जब ये यहाँ से मुड़ता है, ठीक है, मुड़ करके पाकिस्तान में जाता है। और पाकिस्तान में इसके 2 नाम हैं, सुलेमान पहाड़ी और किरथर पहाड़ी। किरथर, सुलेमान और किरथर। पाकिस्तान में ये मुड़ जाता है, ऐसे जाके ऐसे मुड़ जाता है। असल में हिमालयाज का ये डिज़ाइन है। ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे ये अरुणाचल है, तो यहाँ से यहाँ ऐसे चलेगा, फिर ऐसे मुड़ के यहाँ चला जाएगा, क्या कहते हैं, म्यांमार में घुस जाएगा, और इधर पाकिस्तान में घुस जाएगा। यानी इंडिया को पूरा कवर करता है ऊपर से, इंडिया का पूरा माथा पे ये कवर करता है, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। फिर इधर म्यांमार और इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी जाता है। एक रेंज इसका अफगानिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान में जो है वो है सुलेमान और किरथर पहाड़ी। अफगानिस्तान में जो है वो है हिंदू कुश पर्वत। नाम सुने हैं आप लोग, हिंदू कुश पर्वत। अफगानिस्तान में है हिंदू कुश पर्वत, और पाकिस्तान में है सुलेमान और किरथर पहाड़ी। और तिब्बत में भी जाता है, वहां पे इसको बोलते हैं कुनलुन शान, कुनलुन शान, क्योंकि उधर तो ऐसा ही नाम होता है ना चाइना तरफ। तो कुनलुन माउंटेन, ठीक है, कुनलुन माउंटेन, कुनलुन। तो यहाँ पे देखो, ये जगह पे आपको एक नॉट के जैसा दिख रहा होगा, यहाँ से इधर भी जा रहा है पहाड़, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। ये जो गांठ है ना, गांठ की तरह, इस गांठ को बोलते हैं पामीर गांठ, ठीक है, पमीर गांठ, पामीर नॉट, KNOT, नॉट, नॉट माने गांठ, पामीर गांठ। जैसे पामीर का पठार आप लोग सुने होंगे, तिब्बत का पठार या पामीर का पठार। पामीर का पठार जो है, इसको दुनिया की छत कहा जाता है, ये यहीं पर है, ठीक है, यहीं पर है पामीर नॉट, इसको कहते हैं दुनिया की छत, ठीक। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके तीनों जो हिमालय का रेंज है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं, पर थोड़ा सा। ग्रेट हिमालय, जिसमें सबसे ऊंचा चोटी सब यहीं पर है, ग्रेट हिमालय में। फिर मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, थोड़ा नीचा नीचा चोटी है। सारे हिल स्टेशन सब लेसर हिमालयाज में आ जाते हैं, ठीक है, मनाली, डलहौजी, विंडसर, जो भी और जो भी आपको नाम याद हो, गैंगटॉक वगैरह, वो सब आपका लेसर हिमालय में आ जाता है। और सबसे नीचे है शिवालिक, ये मतलब कि छोटा है, थोड़ा हरियाली वाला पहाड़ है,
बहुत ऊंचा नहीं है। और ये क्या कहते हैं आपको, बंगाल तक ही है, बंगाल सिक्किम तक, यहीं तक है ये। समझ में आया? जो शिवालिक है वो यहीं तक है, उसके बाद ये टूटा फूटा है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक 4 पहाड़ में टूटता है, और इन 4 पहाड़ का नाम क्या है? डाफला, मीरी, अभोर और मिशमी। आपके नोट्स में ये सब नाम होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, डाफला पहाड़ दे करके पूछ रहा है कि किस राज्य में है, तो बहुत मतलब डायरेक्ट याद कर लो, बार बार रिवीजन करोगे तो सब याद हो जाएगा। डाफला, मिरी, अभोर, मिशमी, ये 4 हिल्स है यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में 4 हिल है, 1 हिल, 2 हिल, 3 हिल और 4 हिल। डाफला, मिरी, अभोर, मिशमी, ये सब शिवालिक का पार्ट है। इसी तरह से आसाम में भी 2-3 और पहाड़ी है। एक है बराइल, रेगमा और मिकिर, 3 पहाड़ है। बराइल, रेगमा और मिकिर। ठीक है, बराइल, रेगमा और मिकिर, और ये तीनों आसाम में हो गया। और डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी कहाँ हो गया? अरुणाचल प्रदेश में हो गया। एक है टाइगर हिल, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में एक है टाइगर हिल, वो भी फेमस है, पूछ सकता है। तो ये कुछ पहाड़ है। फिर हिमालय पर्वत जब साउथ की ओर मुड़ता है, यहाँ से जब मुड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है पटकाई बूम। पटकाई बूम पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है इस पहाड़ का? पटकाई बूम। नागालैंड में इसका नाम है नागा हिल्स, नागा हिल्स। मणिपुर में इसको बोलते हैं मणिपुरी पहाड़ी। ठीक है, मणिपुरी पहाड़ी। और मिजोरम में बोलते हैं मिजो हिल्स या फिर लुसाई हिल्स, लुसाई हिल्स। ठीक है, नागालैंड में तो सिंपल है नागा हिल्स, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी, ये दोनों याद करना पड़ेगा। अरुणाचल में पटकाई बूम पहाड़ी, और नीचे मिजोरम में बोलते हैं लुसाई हिल्स, लुसाई पहाड़ी, लुसाई हिल्स। और इसके बाद मिजोरम के बाद ये चल जाता है म्यांमार में, और म्यांमार में इसका नाम क्या है? म्यांमार में इसका नाम है अराकान योमा, अराकान योमा। समझ में आया? अराकान योमा, ये पहाड़ है। तो बस इतना थोड़ा सा पहाड़ है। थोड़ा सा और देख लीजिए कि ऊपर का जो हमारा है, जो ग्रेटर हिमालय है, वो तो ऐसे है, सीधा 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 पूरा है। जो लेसर हिमालय है वो ऐसे है, जम्मू कश्मीर में, फिर बीच में खाली है, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर उत्तराखंड में, फिर नेपाल में, इस तरह से है। तो जम्मू कश्मीर में जो लेसर हिमालय है उसको बोलते हैं पीर पंजाल श्रेणी, नाम सुने होंगे शायद आप लोग, पीर पंजाल श्रेणी। हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं धौलाधर श्रेणी, लिख लीजिए सारा, धौलाधर श्रेणी। उत्तराखंड में बोलते हैं मसूरी श्रेणी, मसूरी है ना उत्तराखंड में, मसूरी श्रेणी। और नेपाल में बोलते हैं महाभारत और नागटिबा, क्या बोलते हैं? महाभारत और नागटिबा। तो जम्मू कश्मीर में बोलते हैं पीर पंजाल, फिर हिमाचल में बोलते हैं धौलाधर, और उत्तराखंड में बोलते हैं मसूरी, और नेपाल में बोलते हैं महाभारत और नागटिबा, 2 है, महाभारत और नागटिबा। और शिवालिक उसके नीचे जाता है, और शिवालिक को फिर यहाँ पे बोलते हैं टाइगर हिल, बंगाल दार्जिलिंग में। और अरुणाचल प्रदेश में 4 नाम हो गए, डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी। फिर हिमालय पर्वत जब मुड़ता है, तो हिमालय पर्वत का, इसको पूर्वांचल की पहाड़ी बोलते हैं, पूर्वांचल पूरा मिला के, पूर्व का, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है पटकाई बूम, नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में मणिपुरी हिल्स, और मिजोरम में मिजो हिल्स या लुसाई हिल्स। और 3 और पहाड़ है असम में, जिसका नाम है रेगमा, मिकिर और बराइल। यहाँ पे बराइल, रेगमा और मिकिर, असम के पास। ठीक, ये हो गया पूरा हिमालय का पर्वत श्रेणी। एक चीज आप लोग समझो, ये देखो, है ना, ये इंडिया का मैप है, थोड़ा गड़बड़ है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको हो गया 3 पर्वत श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर हिमालय का है 1 ग्रेटर हिमालय,
लेसर हिमालय थोड़ा तोड़ तोड़ के है, जिसका अलग अलग नाम है। और फिर हो गया आपका शिवालिक, तीसरा वाला। ठीक, ये तो हम लोग पढ़ लिए, और इधर भी इसका नाम सबका अपना अपना जो जो नाम है सब पढ़ लिए। इसके अलावा यहाँ पे राजस्थान गुजरात के पास एक पहाड़ है जिसका नाम है अरावली। इसका क्या नाम है? अरावली पर्वत। आप लोग माउंट आबू का नाम सुने होंगे, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में है। और माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? अरावली की पहाड़ियों पे। तो ये है अरावली की पहाड़ी जो गुजरात से लेकर के राजस्थान तक फैला हुआ है। इसके बाद एक पहाड़ यहाँ पे है विंध्यन पर्वत, जो जिसका ईस्ट वाला जो हिस्सा है वो आता है बिहार को टच करता है ईस्ट साइड में। ये एक यहाँ है। फिर एक पहाड़ यहाँ है सतपुड़ा की पहाड़ी, ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ी। और एक पहाड़ इधर है इंडिया में जिसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, क्योंकि ये वेस्ट साइड है तो पश्चिमी घाट पर्वत। और एक इधर है जिसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, यानी कि पूर्वी घाट पर्वत। तो कुल मिला के मेन जो है ये 5, एक तो हो गया ट्रांस हिमालय जिसमें ये तीनों आ गया, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हिमालय में ये तीनों आ गया, अरावली, विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। इतना ही है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसी में थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ता है, जैसे ट्रांस हिमालय में तीनों रेंज पढ़े, फिर काराकोरम में K2 है वो पढ़े, फिर हिमालय में तीनों रेंज है आपका, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। जितने हिल स्टेशन सब हैं वो लेसर हिमालय बीच वाले पे हैं। ग्रेटर पे इसलिए नहीं क्योंकि ग्रेटर तो सालों भर बर्फ से ढका होता है, ग्रेटर हिमालय। जितने दुनिया के ऊंचे पर्वत हैं सब ग्रेटर वाले पे हैं, ठीक है। और फिर शिवालिक है आपका। तो ये हो गया आपका ऊपर का। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा नीचे का पढ़ेंगे, जैसे अरावली पर्वत, विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा, वेस्टर्न पर्वत और ईस्टर्न पर्वत, ठीक है। और मेघालय में भी 3 पहाड़ था, वो भी यहीं पे पढ़ लेते हैं। मेघालय में जो 3 पहाड़ है वो है गारो, खासी और जयंतिया। ऐसे है, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में। ये तीनों मेघालय पठार का हिस्सा है। ये तीनों हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये तीनों किसका हिस्सा है? मेघालय पठार, ठीक है। मेघालय पठार या फिर इन सब का हिस्सा है। अरावली, विंध्यन, इन सबको मिला करके कहेंगे प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय या पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार। इसी का हिस्सा मेघालय में भी है। गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ी है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे यही तीनों जनजाति के लोग रहते हैं। गारो जनजाति, खासी जनजाति, भाषा भी सबका ये गारो भाषा, खासी भाषा, ठीक है। और पहाड़ का भी नाम वही है। और जो राजधानी है वो खासी पर है, बीच में है राजधानी। फिर मेघालय क्यों फेमस है? वर्षा, चेरापूंजी। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा पहले चेरापूंजी में होता था, अब मासिन राम में होता है, वो भी यहीं पर है, खासी में, दोनों चेरापूंजी और मासिन राम। और राजधानी जो मेघालय की है शिलोंग, वो भी खासी पहाड़ी पर ही है, ठीक है। मगर इन तीनों में से सबसे ऊंचा है गारो, और गारो का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो है नोकरेक। नोकरेक, गारो का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो कौन सा है? नोकरेक पहाड़ी। तो इसीलिए एग्जाम में गारो हिल्स पूछा गया, खासी हिल्स भी पूछ सकता है और जयंतिया हिल्स भी पूछ सकता है। तो आपको सब पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा इधर देखते हैं अरावली हिल्स के बारे में। यहाँ देखो, ये है अरावली रेंज, अरावली हिल्स, माउंट आबू यहाँ पे लिखा हुआ है। अरावली पहाड़ जो है ये स्पेशली राजस्थान में है, ठीक है। ये एक तरह का डिवाइडर का काम करता है। कैसे डिवाइड करता है? तो यहाँ पे थार है, थार डेजर्ट है, और बीच में ये पहाड़ है, वो रेगिस्तान को इधर नहीं आने देता है कि इधर की मिट्टी भी रेगिस्तान न बन जाए, इसीलिए वो उसको इस साइड नहीं आने देता है। समझ में आया आपको? तो ये पहाड़ जो है अरावली, ये एक तरह का क्या है? डिवाइडर है। और ये जो है ना, ये दुनिया का सबसे नया पर्वत कौन है? हिमालय। ये दुनिया का सबसे नया पर्वत है, ऊंचा चोटी भी, और नया है, बहुत नया है। मात्र करीब लगता है कि 20 करोड़ साल पुराना है बस, ऐसे बहुत नया है हिमालय पर्वत। अरावली सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, रेसिडुअल पर्वत है। अरावली जो है ना एक अवशिष्ट पर्वत है, लिख लीजिए अवशिष्ट। अवशिष्ट माने होता है बचा खुचा, इसको सब बर्बाद कर दिया है लोग, सब यहाँ पे हिल स्टेशन बना दिया
और मंदिर बना दिया, बैंक्वेट हॉल बना दिया तोड़ ताड़ के, समझे। तो ये बचा खुचा पर्वत है। इस पर्वत के टूटने से बहुत ही हानि है, क्योंकि सारा जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वो इधर आ जाएगा, फिर इंडिया रेगिस्तानों से भर जाएगा। पर इतना तो किसी को पता नहीं है, सबको सिर्फ क्या चाहिए, लाभ चाहिए। लाभ के लिए उसको तोड़ ताड़ के रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल बनाए जा रहे हैं लोग, होटल, ठीक है। अरावली पर्वत जो है ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक जाता है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। लिख लो, गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। वहीं पर माउंट आबू भी है, घूमने का जगह है, और प्लस वहां पे एक बहुत बड़ा मंदिर है जैन लोग का, वो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक, अरावली हो गया। इसके बाद एक है यहाँ पे विंध्यन माउंटेन, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला जो हिस्सा है ये है विंध्यन। ये थोड़ा यहाँ तक जाता है, बिहार तक। बिहार में इसको कैमूर, कैमूर जो हमारा जिला है, जो सबसे, जैसे मान लो अगर बिहार का मैप बनाए, सबसे ये वाला जो जिला ये कैमूर है, तो ये एक पहाड़ है जो कैमूर तक आता है, और यहाँ पे इसका नाम है कैमूर की पहाड़ी, है ना। तो कैमूर अगर आप जाएंगे तो आपको पहाड़ दिखेगा, कैमूर की पहाड़ी, और वो विंध्यन का ही पार्ट है। विंध्यन में ही विंध्याचल है, सुने होंगे आप लोग, एक क्या कहते हैं, तीर्थ स्थल है विंध्याचल। तो ये हो गया विंध्यन। और विंध्यन जो हिल्स है वो स्पेशली फेमस है क्योंकि वहां पे जो है ना ये मिलता है, क्या कहते हैं आपको, जैसे चूना पत्थर वगैरह हो गया, सैंड स्टोन, बालुआ पत्थर, चूना पत्थर, जो कंस्ट्रक्शन का सामान है ना वो विंध्यन हिल्स में ज़्यादा मिलता है उसका माइनिंग करने से, ठीक है। और विंध्यन हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, ये जो विंध्यन है ना ये पूरा मध्य प्रदेश को क्रॉस करता है बीचों बीच, और सबसे ऊंची चोटी इसकी पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी भी एक हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। उसके नीचे जब आते हैं हम लोग तो देखते हैं आपको ये क्या कहते हैं आपको, सतपुड़ा। ये है सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत को भी 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है वो है राजपीपला, दूसरा भाग है महादेव पहाड़ी, और तीसरा भाग है मैकाल पहाड़ी। राजपीपला, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, समझ में आया। और सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, वो महादेव पहाड़ी पर है। धूपगढ़ किस पर है? बीच में है, महादेव पहाड़ी पर। सतपुड़ा का भी 3 पार्ट है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। और मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अमरकंटक, जहां से 2 मेन नदी निकलता है। एक नदी निकलता है नर्मदा नदी जो कि ईस्ट साइड निकलता है, और एक नदी निकलता है सोन नदी जो कि ईस्ट साइड निकलता है। तो 2 नदी निकलता है, नर्मदा नदी और सोन नदी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है, तो अमरकंटक की पहाड़ी। और अमरकंटक पहाड़ी किसका पार्ट है? मैकाल हिल्स, यानी आपको जो है सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत का पार्ट है, समझ गए ना। सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत माने ऐसे उठाओ, ऐसे है। इसके इस साइड भी नदी है, इस साइड भी नदी है, घाटी में, घाटियों में नदी बह रहा है दोनों साइड। ऊपर तो नर्मदा नदी ये वाला बह रहा है, और नीचे भी एक नदी बह रहा है जिसका नाम है तापी। तापी और नर्मदा। तो ये क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत किन 2 नदियों के बीच में है, तो नर्मदा नदी और तापी नदी, समझ में आया। नर्मदा नदी अपना मुहाना कहाँ बनाता है? भरूच के पास। भरूच एक शहर है गुजरात में, यहाँ पे, वहीं पे नर्मदा का मुहाना है। और तापी का मुहाना कहाँ पे है? सूरत के पास। तो सूरत किस नदी के किनारे है? तो तापी नदी के किनारे, समझ गए। तो ये दोनों मेन है। ये दोनों नदी घाटी में बह रहा है, भ्रंश घाटी। भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाली मात्र 3 नदियां हैं। एक तो नर्मदा हो गया। भ्रंश घाटी मतलब होता है कि 2 पहाड़ के बीच में बह रहा है। तो नर्मदा कैसे पहाड़ के बीच में बह रहा है? तो इसके ऊपर जो है विंध्यन पर्वत है ना, विंध्यन, विंध्यन, नर्मदा, सतपुड़ा, तापी, लाइन से भी याद कर सकते हो, विंध्यन, नर्मदा, सतपुड़ा, तापी, पहाड़ नदी, पहाड़ नदी, ठीक है। तो ये जो सतपुड़ा पहाड़ हो गया ये ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन। इंडिया में एकमात्र ब्लॉक माउंटेन जो है भ्रंशोत्थ पर्वत, हिंदी में क्या लिखेंगे? भ्रंशोत्थ पर्वत। 2 भ्रंशों के बीच में बह रहा है, 2 भ्रंश घाटियों के बीच में है ये पहाड़। सतपुड़ा पर्वत इज अ ब्लॉक माउंटेन। और 2 नदी कौन है? नर्मदा और तापी, ठीक है। इंडिया में 3 नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा, तापी और दामोदर। दामोदर कहाँ बहता है बताओ? झारखंड की तरफ,
ठीक है। झारखंड में एक पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर पठार, इसके बीचों बीच से दामोदर नदी बहता है, तो इसके उधर भी पठार इधर भी पठार, तो ये नदी घाटी में बहता है, दामोदर नदी झारखंड में। ठीक। और जो छोटा नागपुर पठार है यहाँ झारखंड में, उसका एक इम्पॉर्टेंट पहाड़ है राजमहल हिल्स, राजमहल की पहाड़ी। अगर आप लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो राजमहल का पहाड़ी जरूर आएगा आपका एग्जाम में। आप लोग जब संथाल मूवमेंट पढ़ेंगे, संथाल ट्राइब, तो संथाल यहीं रहते थे झारखंड के राजमहल पहाड़ी पे। ठीक है। और राजमहल पहाड़ी कहाँ है? छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है झारखंड में। ठीक। इसके बाद वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, दो और है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो पर्वत है, इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है अन्नामलाई हिल्स। क्वेश्चन में पूछ सकता है अनाई, ठीक है, अनाईमुडी, अनाईमुडी सबसे ऊंचा चोटी, अन्नामलाई नहीं, अनाईमुडी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोड्डा बेट्टा, डोड्डा बेट्टा हिल्स और अनाईमुडी। ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी और डोड्डा बेट्टा सेकेंड नंबर पे। और ईस्टर्न घाट का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है महेंद्रगिरी, उसका नाम नहीं लिखा है, वो उड़ीसा में है, महेंद्रगिरी हिल्स, महेंद्रगिरी। ठीक है। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स के पास। यहाँ पे एक नीलगिरी हिल्स है। नीलगिरी इस नाम इसलिए है क्योंकि वहाँ पे 12 साल में एक बार नीला रंग का फूल खिलता है। यहाँ पे कर्नाटका इधर हो गया तमिलनाडु, इधर हो गया केरला, ऊपर हो गया कर्नाटका, तीनों का जंक्शन पे यहाँ पे एक पहाड़ है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के जंक्शन पे। और ये पहाड़ ई दोनों को भी जोड़ता है, इधर से वेस्टर्न हिल घाट और इधर से ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अब ये जो पहाड़ है ना, यहाँ पे 12 साल में एक फूल खिलता है नीला रंग का, उस फूल का नाम है नीला कुरिंजी फूल। क्या नाम है? नीला कुरिंजी पुष्प। ठीक है। तो उसी के नाम पे इस पहाड़ का नाम है नीलगिरी हिल्स। और यहाँ पे एक जानवर भी पाया था, इसका नाम है नीलगिरी ताहर, एक हिरन है, उसको बोलते हैं नीलगिरी ताहर। समझ गए? तो यही सब कुछ कुछ पहाड़ है। और कुछ कुछ पहाड़, इलायची की पहाड़ी, कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स मतलब इलायची की पहाड़ी, ये कहाँ है? केरला में है, केरला में। अन्नामलाई हिल्स, केरला में है अन्नामलाई हिल्स। शेषाचलम हिल्स, ये आंध्र प्रदेश में शेषाचलम हिल्स। ठीक है। शेषाचलम हिल्स बहुत फेमस है, जो पुष्पा मूवी पूरा बना है वो इसी शेषाचलम की जंगलों में जो चंदन की लकड़ी मिलती है उसी पर है। तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। समझ में आया? इसके अलावा और कौन कौन सा पहाड़ है यहाँ पे देखिए, वरुशनाग पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, शिरुमलाई, सब ईस्टर्न घाट का पार्ट है। सब पहाड़ी जो है पूर्वी घाट का हिस्सा है। और लाइन से याद कर लेना एकदम, कोई भी पूछ सकता है। वरुशनाग, पालनी, शिरुमलाई, पंचईमलाई, जावड़ी, शेवाराय, यहाँ से जावड़ी से लेकर के ये सब तमिलनाडु में है। जावड़ी, शेवाराय, पंचईमलाई, शिरुमलाई, पालनी पहाड़ी और वरुशनाग पहाड़ी। ठीक है। जावड़ी, शेवाराय, पंचईमलाई, शिरुमलाई, पालनी और वरुशनाग। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में पालकोंडा, वेलुकोंडा, नागरी, शेषाचलम, नल्लामला। ठीक है। नाम से देखो ना, कोंडा कोंडा, मूवी सब जो देखते हैं साउथ का तो आता है ना इस तरह से, तो वेनुकोंडा, पालकोंडा, ठीक है, इस तरह से नल्लामला हिल्स, शेषाचलम हिल्स, नागरी हिल्स, ये सब आपको आंध्र प्रदेश में आ जाता है। ठीक है। एक एरामाला पहाड़ी है, एरामाला, ये तेलंगाना में है। ठीक। इसके बाद गुजरात में एक पहाड़ी है गिर, गिर पहाड़ी, जहाँ पे शेर पाया है। इंडिया में केवल एक ही जगह शेर पाया था और वो है गिर पहाड़ी में। और वो गिर पहाड़ी कहाँ है? गुजरात के गिर में। ठीक है। गुजरात में गिरनार पहाड़ी भी बोलते हैं या गिर पहाड़ी भी बोलते हैं, एक ही जगह शेर पाया था। ठीक। इसके बाद उड़ीसा में देख लो, एक दो हिल है, उड़ीसा हिल्स, गरहजत हिल्स, नयागढ़ हिल्स। पर इम्पॉर्टेंट है उड़ीसा का वो वाला महेंद्रगिरी, क्योंकि ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो महेंद्रगिरी है। ठीक है। एक और मैप देखिए आप लोग, ये वाला मैप थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें भी कुछ पहाड़ी है। दोनों मैप में हो सकता है कि सेम सेम पहाड़ी भी बहुत सारा हो, पर अलग भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक बाबा बूदन की पहाड़ी, ये बाबा बूदन हिल्स कहाँ है? इसमें है, क्या कहते हैं आपको,
कर्नाटका में बाबा बुदन पहाड़ी, ठीक है। गिरनार हिल, गिर हिल्स है ना, यहाँ पे है गुजरात में। राजपीपला भी जो पढ़ा है। गाविलगढ़ हिल्स महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में गाविलगढ़, ये सब महाराष्ट्र में है। सतमाला रेंज, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, ये चारों, और ये गाविलगढ़, ये भी महाराष्ट्र में, सब महाराष्ट्र में है, ठीक। जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय हो गया। राजमहल हो गया झारखंड में। ये सब हम लोग पढ़ ही लिए हैं, सब कंप्लीटेड है। आप लोग एक बार ये पूरा याद कर लेना, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी लॉन्ग वीडियो है, पर आप लोग जरूर कॉपी में सब चीज़ लिखते जाइएगा, कॉपी को छोड़िएगा नहीं। और इसका आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में 28 का आंसर क्या होगा, क्योंकि हम लोग सारा हिल पढ़ लिए हैं। तो अब 28 का आंसर आप बताइएगा कि पूरब से पश्चिम इसको सजा के सजाइएगा इन पहाड़ों को, ठीक है। सेकंड देखो, अगला देखो 29 नंबर क्वेश्चन है। आपको मैच करना है कि जैसे सिल्क है तो बिहार में सिल्क कहाँ होता है, भागलपुर में होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बार बार हम लोग पढ़े हैं। गोल्ड है तो बिहार में गोल्ड कहाँ है, जमुई में होता है। दो भी पता है तो आंसर बन जाता है। रेल कोच फैक्ट्री मधेपुरा में है, ठीक है। और फ्लोरिकल्चर माने फूलों का ज़्यादा खेती वैशाली में, ठीक। लेकिन आपको कुछ याद कर लेना चाहिए यहीं पर, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे हम दे देते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और टेलीग्राम में अब सारा हम डाल देंगे जो भी आप लोग का था पहले का। यहाँ देखो, अररिया में मखाना, अरवल मैंगो, औरंगाबाद स्ट्रॉबेरी, पूरा 38 हमारा जो जिला है, 38 जिला में 38 प्रोडक्ट को चूज किया गया है। सरकार का है ना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम, एक जिला में एक प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। तो कौन सा जिला में कौन सा प्रोडक्ट है ये आपको याद करना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो आएगा, ठीक। इसके अलावा बिहार में कौन सा जिला में कौन सा मिनरल पाया जाता है, जैसे कि लाइमस्टोन। लाइमस्टोन माने जो चूना है तो कहाँ मिलता है, तो कैमूर और मुंगेर में, रोहतास में। माइका पत्थर है, ठीक है, अभ्रक नवादा में। क्वार्टजाइट सिलिका सैंड भागलपुर, जमुई, मुंगेर, नालंदा। क्वार्टजाइट लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, ठीक है। टाल्क जो पाउडर होता है, मुंगेर। बॉक्साइट मुंगेर और रोहतास। चाइना मिट्टी जो चाइना क्ले होता है, चीनी मिट्टी, भागलपुर, मुंगेर। फेल्सपार गया, जमुई, मुंगेर, ठीक है। तो ये आप लोग याद कीजिएगा। गोल्ड जमुई, ग्रेनाइट भागलपुर, गया। आयरन लोहा भागलपुर। ये पूरा आप लोग एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक। और इससे क्वेश्चन जरूर रहेगा, 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से आपका जरूर बनेगा, समझ गए। ये सब आपको आज ग्रुप में सारा नोट्स डाल देंगे, वहाँ से आप याद कर लेना, अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हो। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट आज का। आफ्टर रिमेनिंग न्यूट्रल फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफिशियली ज्वाइन नाटो इन मार्च 2024। 200 सालों तक न्यूट्रल रहने के बाद कौन सा देश है जो 2024 में नाटो को ज्वाइन कर लिया। न्यूट्रल रहने के बाद मतलब वो देश किसी से लड़ता नहीं था, हर चीज़ में न्यूट्रल रहता था, मगर 2024 में उसने नाटो को ज्वाइन कर लिया। नाटो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है नाटो, ठीक है। अमेरिका का संगठन है, यूएसए का। देखो एक समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ ना 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो कैसे खत्म हुआ था आपको पता है कि अमेरिका ने जापान पे बम गिरा दिया था, 2 बम, हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है। तो जैसे ही अमेरिका ने जापान पे बम गिराया वैसे ही पूरा दुनिया सन्नाटा में आ गया और सब सोचा कि यूएसए इज द सुपर पावर, क्योंकि उस समय जो परमाणु बम है वो किसी भी देश के पास नहीं था, ठीक है। न्यूक्लियर बम जिसका धमकी पाकिस्तान हमेशा इंडिया को देते रहता है कि न्यूक्लियर गिरा देंगे तुम्हारे ऊपर, तो हमारे पास भी है। अब तो 8 देश हैं जिनके पास है, पर उस टाइम केवल यूएसए के पास ही बॉम्ब था। जापान पे उसने जब गिराया तो यूएसए उस टाइम जो यूएसए के साथी थे, रशिया, यूएसएसआर प्लस यूके, फ्रांस, तो ये सोचा, रशिया सोचा कि इसके पास कैसे आया, ये तो हमको कभी आज तक बताया नहीं कि इसके पास आया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों के बीच में दुश्मनी शुरू हुआ, और रशिया और ये अमेरिका के बीच का जो दुश्मनी था, रशिया को बोलते थे यूएसएसआर, संयुक्त राष्ट्र संघ, सॉरी क्या था यूएसएसआर का शॉर्ट फॉर्म, बताना आप लोग इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो यूएसएसआर जो है ये दोनों लड़ने लगा। उस समय यूएसएसआर बहुत बड़ा था, उसमें बहुत सारा देश आता था, यूक्रेन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब कोई देश नहीं हुआ करता था, सब उसी में आता था, रशिया के अंडर में।
ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ उसको बोलते हैं कोल्ड वार। जैसे आज अमेरिका चाइना के साथ ट्रेड वार लड़ रहा है, ट्रेड वार। असली वार कभी अमेरिका जल्दी करता नहीं है, तो उस समय लड़ता था कोल्ड वार, शीत युद्ध। ये 1945 से शुरू हो गया और 1991 तक चलता रहा। 1991 में जब यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया, ठीक है, 15 देश इससे टूट के निकले, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वो सारा देश निकला, 15 देश। तो ये कमजोर हो गया, खत्म हो गया एक तरह से यूएसएसआर। तब यूएसए जो है वो एकमात्र पावर बना, वरना शीत युद्ध के टाइम, कोल्ड वॉर के टाइम दो पावर था, दुनिया दो भागों में बटी हुई थी, ठीक है। एक भाग था आपका इसका, अमेरिका के साथ थे कुछ लोग, कुछ देश, और कुछ देश जो है वो रशिया के साथ है। उसी समय इंडिया सब आज़ाद हुआ और इंडिया सब सोचा कि हम लोग अपना तीसरा रूट बनाएंगे, हम लोग ना अमेरिका के साथ जाएंगे ना रशिया के साथ जाएंगे, और इंडिया अपना जो बनाया था उसको बोलते थे गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष, ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। मतलब इंडिया और जो गरीब गरीब देश उस समय आज़ाद हुआ तो वो सब आपस में मिलकर कहा कि हम लोग कोई ग्रुप में नहीं रहेंगे, हम लोग अपना तीसरा ग्रुप बनाएंगे, न्यूट्रल वाला। समझ गए आप लोग। तो अमेरिका के साथ जो देश थे उन लोगों ने जो ग्रुप बनाया उसका नाम था नाटो, वही है नाटो। क्या है नाटो, नाटो का क्या काम है, तो जल्दी जल्दी देख लो। ये देखो, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक मिलिट्री अलायंस है 32 देशों का, पहले 32 देश नहीं थे, 30 देश थे, अभी 32 देश हो गए हैं। इसमें नॉर्थ अमेरिका के 2 देश हैं और यूरोप का 30 देश है, ठीक है। ये 1949 में स्टेब्लिश हुआ था नाटो, याद कर ली, 1949। और नाटो का जो मेन पर्पस है ना वो है कलेक्टिव डिफेंस, सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव डिफेंस। क्या होता है कि नाटो का मेन बात यह है कि अगर किसी एक देश पे आप हमला कीजिएगा तो सारे देश इसको अपने ऊपर हमला मानेंगे। अगर 32 में से एक ठो पे हमला किए तो 32 मिल के फिर आप पे हमला करेगा। तो रशिया से सुरक्षा के लिए ये लोग ये बनाया था कि रशिया अगर 32 में से उसमें 30 थे तो किसी एक पे भी हमला करेगा तो सब मिल के जवाब देंगे उसका। समझ गए। तो 1949 में नाटो को बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। इसका मेन मकसद वही है, कलेक्टिव सिक्योरिटी, सबका सिक्योरिटी होना चाहिए। 30 देश यूरोप के हैं और 2 नॉर्थ अमेरिका का देश है ना। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। बाकी इसका मेन जो कोर प्रिंसिपल है वो तो यही है, कलेक्टिव डिफेंस। एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल। एक पे अटैक यानी सब पे अटैक। नाटो में ओरिजिनल मेंबर देखो 1949 में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, ये सब ओरिजिनल मेंबर थे और कुछ मेंबर जो है वो बाद में ऐड हुए, ठीक है। 1952 में कुछ लोग ऐड हुए, फिर 1950 में ऐड हुआ, फिर 1982 में भी ऐड हुआ, फिर 1999 में चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड, फिर ये सब ऐड हुआ 2004 में, ये दोनों 2009 में, मॉन्टेनिग्रो 2017 में, नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में, फिनलैंड 2023 में और स्वीडन 2024 में। जो सबसे रिसेंट हुआ है वो है स्वीडन। और क्वेश्चन भी 2024 का ही पूछा है, 2023 के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका जो क्वेश्चन है उसका है स्वीडन। स्वीडन जो है वो नया मेंबर, सबसे नया मेंबर कौन है? स्वीडन। और इसके पहले ऐड हुआ था फिनलैंड, ठीक है। कौन कौन देश है यहाँ पे थोड़ा सा देख लो मैप में। नॉर्थ अमेरिका के 2 देश हैं, एक तो अमेरिका खुद और दूसरा एक कनाडा, यूएसए और कनाडा। और बाकी 30 देश सब यहाँ का है, ये सब यूरोप का देश सब है। अभी देखो रशिया और यूक्रेन का जो लड़ाई हुआ था ना वो भी इसी कारण हुआ था। ये रशिया है, ये यूक्रेन है। यूक्रेन कह रहा था कि हम नाटो में चले जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा बन रहा था कि नाटो में यूक्रेन जा सकता है, ठीक है। यूक्रेन नाटो में शामिल हो सकता है। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता और रशिया फिर यूक्रेन पे हमला करता तो सब मिलके रशिया पे हमला करते। तो रशिया जो है वो यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से पहले ही उस पर हमला कर दिया कि तुम नाटो में शामिल होएगा, हम अभी तुम पे हमला कर देते हैं। समझ में आया? तो सबसे बड़ी जो लड़ाई है रशिया और यूक्रेन की वो नाटो को लेके ही हुई थी। मगर जब रशिया इस तरह से हमला किया यूक्रेन पे तो इसको देख करके जो फिनलैंड है, जो कि रशिया से सटा हुआ देश है, उसको भी डर लगा कि नहीं भाई कहीं हो सकता है बाद में ही हमरों पे हमला कर दे, तो हम जाके फट से ज्वाइन हो जाते हैं। तो फिनलैंड जाके फट से नाटो में ज्वाइन हो गया और इसको देखा देखी स्वीडन भी ज्वाइन हो गया और इतने सारे देश सब इसको ज्वाइन किए हुए हैं। समझ में आया आप लोग को?
तो ये आपका जो है ना यहाँ हम लोग कंप्लीट कर लिए अपना 30 क्वेश्चन। आप लोग एक एक चीज जो भी बताया गया हर डिटेल, ठीक है, हो सकता है हम लिखे नहीं हो उस डिटेल को, मुंह से बोले हो, तो सुन सुन के हर एक चीज कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। और नोट्स अगर हो सके तो शेयर कीजिएगा, या अगर आपको लग रहा है कि आपका नोट सही है तो सही है, आप जरूर उसको याद कीजिए, रिवाइज कीजिए डेली बेसिस पे। अभी तक 5 लेक्चर हुआ है, उसको रिवाइज कीजिए। जैसे ही हमारा 78 का पेपर खत्म होगा तो जितना डिटेल बताया गया है उस पर एक टेस्ट आप लोग से लिया जाएगा, ताकि आप लोग देखते हैं कि आप लोग बता सकते हैं कि नहीं आंसर, ठीक है, कितना आप लोग अटेंटिव हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।